मैं पुराना बहुजन समाज पार्टी का 94 से सदस्य हूँ, माननीय काशीराम साहब के टाइम से। तो उसी से लोगों ने चिढ़ के 2003 में शूटरों को बुला के हमें गोली मरवाई, 7 गोली। टीम आर्मी एक ऐसे व्यक्ति का संगठन है जो ना मिशन है, ना उनके कोई उद्देश्य है, ना उनके कोई। सपा और भाजपा दोनों एक ही जैसे, उनका शासन लाइन ऑर्डर पे कोई पकड़ नहीं होती। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं अनमोल भारत लाइव। इस वक्त है हमारे साथ सीसामऊ विधानसभा से पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे रजनीश तिवारी जी। रजनीश तिवारी जी से बात करते हैं कि उनकी विधानसभा के क्या हाल हैं और आगे उनकी आगे की क्या-क्या योजनाएं हैं, क्या-क्या प्लानिंग है, आगे चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनमोल भारत लाइव में। धन्यवाद। क्या-क्या योजनाएं हैं? सबसे पहले तो अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। मैं रजनीश तिवारी, इससे पूर्व में भी जब यार नगर विधानसभा थी तब भी मैं प्रत्याशी रहा था बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद में जब सीसामऊ बनी तब भी बहुजन समाज पार्टी से अभी 22 में प्रत्याशी रहा हूँ। 2002 में पहले रहा, फिर 22 में रहा। हमारी विधानसभा चारों तरफ से घिरी विधानसभा है और इसका समीकरण ये है कि हिंदू, मुस्लिम, दलित 3 वर्ग हैं यहाँ पे। सबसे बड़ा वर्ग है मुस्लिम, दूसरा उससे कुछ कम है हिंदुओं में ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद में फिर दलित। 3 समाज का वोट यहाँ ज्यादा, बाकी फुटकर लोग हैं। इसलिए इस विधानसभा में आज तक पहली बात तो ये रहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, भारतीय जनता पार्टी तो अपनी तरफ से, क्योंकि अब विधानसभा कभी वो लोग जीत नहीं पाए, तो इस वजह से वो लोग इस विधानसभा को बिल्कुल ड्राई विधानसभा मानते हैं और इस विधानसभा के कोई विकास कार्य भी नहीं कराते। आज भी अभी आप देखें कि हमारी विधानसभा में प्रेम नगर, इधर बजरिया के पीछे की तरफ काफी इलाके ऐसे हैं जहां भी आज भी सीवर लाइन नहीं है। वही जमादार कमाने वाली लैट्रीन जो है, वही लैट्रीन नालियों में बैठी हैं। तो इसलिए इस विधानसभा में ज्यादा विकास नहीं हुआ, क्योंकि जो लोग जीते रहे इससे पूर्व में, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते, तो वो उनका यह मानना कि हमें ज्यादा और मुस्लिम क्षेत्र से मिलता, तो वहां थोड़ा बहुत काम कराते। बाकी तो ये आपको मालूम ही होगा, इसके पूर्व में भी अभी 2 साल दिल्ली में रहे वो जो विधायक थे, अब उनकी पत्नी विधायक हैं। तो जितना विकास है हमारी विधानसभा, कोई बहुत विकास या कोई ऐसा व्यापार या कोई ऐसा काम नहीं हुआ। पार्कों का सुंदरीकरण नहीं है, पार्कों में सुअर लौटते हैं। तो इन सब चीजों से अगर पार्कों को सुसज्जित किया जाए तो ये एक बहुत अच्छी विधानसभा हो, क्योंकि ये इलाका पुराना इलाका है कानपुर का, जो यहाँ पे पुराने लोग रहने वाले हैं। तो इसलिए विधानसभा में कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ। हमारी रणनीति है, अगर हमारी पार्टी तो बहन जी जो निर्देश देंगी, अगर कहेंगे सीसामऊ से लड़ना है तो सीसामऊ से लड़ेंगे, अगर बहन जी कहेंगे आपको लड़ने जाना है अमरोहा तो अमरोहा लड़ने चले जाएंगे। भाई बहन जी जहां हमें भेजेंगी लड़ने के लिए, या बहन जी कहेंगे चुनाव में आप पार्टी के कार्य के लिए लगे तो मैं पार्टी कार्य के लिए लगाऊंगा। इससे यह कोई मतलब नहीं कि चुनाव लड़ना। बहन जी हमारे यहाँ सभी वर्गों के लोगों का ख्याल रखती, चाहे दलित हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे ओबीसी हो, सभी वर्गों के लोगों को आज तक का रिकॉर्ड है। राज्यसभा में अगर बहन जी ने सबसे ज्यादा सभी जातियों के लोगों को भेजा है, जब भी बहन जी हो रही हैं। किसी दल ने आज तक कभी किसी को सभी जातियों के लोगों को नहीं भेजा है, उन्होंने केवल अपने कुछ पिटलग्गू उन्हीं को राज्यसभा भेजा। तो इसलिए बहन जी जो निर्देश देंगी वो आगे चुनाव की रणनीति, और उम्मीद है कि चुनाव ये भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इसको डर है कि आगे चुनाव में, पंचायत चुनाव में इनकी करारी हार होगी, और आगे जो इन्होंने यूजीसी वगैरह के कानून लाए हैं उन कानून से इनका विरोध है। इसलिए ये इस चीज को सोच रहे हैं कि चुनाव समय से पूर्व अक्टूबर-नवंबर में करा दें। जैसा कि आपने बताया कि जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं, क्या विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसीलिए जिला पंचायत के चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं? बिल्कुल यही है, क्योंकि इसमें ये हार जाएंगे, क्योंकि बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और बैलेट पेपर से चुनाव होने में अभी आप साक्षात देख रहे हैं पंजाब में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ। अगर इनका सुशासन होता तो क्या पंजाब में पंचायत चुनाव नहीं जीतते? वहां तो इनके 1142 कैंडिडेटों की जमानतें जब्त हुई हैं, हारने के बाद छोड़िए, इतनों की तो जमानत जब्त हो गई। तो इसलिए ये पंचायत चुनाव कराना नहीं चाहते हैं, बस ये चाह रहे हैं कि पंचायत चुनाव टालें। और हाईकोर्ट, कोर्टें के ऊपर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूं, लेकिन कोर्टें जब सरकार नहीं वो करती तो कोर्टें उसी हिसाब से जवाब दे के चला रही हैं। आज की तारीख में उन्हीं प्रधानों को पुनः फिर प्रशासक बना दिया गया। भाई प्रशासक बना, जो अगर वो पहले जैसे कर रहे थे आज भी वही काम करेंगे। तो इसलिए पहली बात तो प्रशासक बनाने प्रधानों को, एक जनप्रतिनिधि था, जनप्रतिनिधि को सरकारी अधिकारियों के अंडर में कर दिया गया।
कि उनके ऊपर जो कमेटी बनी है जिला स्तर पे वो उनकी समीक्षा करेगी। तो इससे गलत असर जा रहा। इनको चुनाव कराया जाए, जो हारते तो हार जाते हैं, आगे विधानसभा में अपना देखिए आगे। लेकिन इन लोगों का मानना है कि हम अगर पंचायत चुनाव में हारेंगे तो हमारा विधानसभा चुनाव डैमेज हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी के जो सपा के विधायक रहे हैं इरफान सोलंकी और उनकी वाइफ आई हैं नसीम सोलंकी, तो उनमें क्या लगता है आपको विकास नहीं करा पा रहे हैं क्या वो? उन्होंने कभी इतना इंटरेस्ट ही नहीं लिया इस विधानसभा के लिए। क्यों? उनको मालूम है कि हम तो, जो जिस आदमी को मालूम है कि हमको परसी हुई थाली मिल रही है, तो वो क्यों उस चीज में ज्यादा मेहनत करेगा। जो आदमी जानता है कि हमको मेहनत करेंगे तो आगे हमको जीतना, उनके साथ एक मुस्लिम वर्ग का वोट है वो मिल जाता है, और बाकी थोड़ा बहुत हिंदू और मिलके अपना वो विधायक बन जाते। यही उनके पिताजी बनते थे, और यही इरफान भी बने, और यही नसीम सोलंकी बनी। लेकिन जैसे कि आप बसपा की बात कर रहे हैं कि दलित वोट यहाँ पे है और ब्राह्मण वोट है और ओबीसी का मुस्लिम वर्ग का वोट यहाँ पे है, तो दलित वोट बसपा की ओर क्या ना जाके बीजेपी की ओर जा रहा है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, दलित और बसपा, दलित में और ज्यादा बसपा भाजपा की तरफ नहीं जाता है, वो बसपा को ही मिलता है। लेकिन जब यहाँ पे ब्राह्मण वर्ग है, पहली बात तो हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ब्राह्मण वर्ग जो सेकेंड नंबर पे वोट है, ब्राह्मण वर्ग से पुराने लोग रहने वाले, उनके बच्चे रह रहे बाहर। यहाँ केवल दो व्यक्ति, बुढ़े बुढ़िया दो लोग रहते हैं, जैसे वो लोग वोट डालने भी नहीं जाते और बच्चे बाहर से वोट डालने नहीं आते, इसलिए वोट परसेंटेज भी यहाँ बहुत कम होता है। और मुस्लिम क्षेत्र में ज्यादातर वोट है, ये वोट का परसेंटेज वहां बढ़ जाता है, इस वजह से उनकी जीत भी हो जाती है। जैसे कि सीसमो विधानसभा से आप इस बार लड़े हैं और सीसमो विधानसभा का जो स्केल है वो काफी ठीक ठाक रहा आपका, लेकिन अभी उपचुनाव हुए थे स्केल गिर गया इसका, 1309 लगभग वोट मिले थे। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे बसपा में? देखिए, उपचुनाव सरकार पूरी तरह से लगी हुई थी, पूरा सरकार का अमला आप यहाँ जब देख रहे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी लगी हुई थी केवल भाजपा को जिताने के लिए। तो उन्होंने उसमें बेईमानी की, बेईमानी, लेकिन फिर भी नहीं वो जीत पाए, वो हार गए। स्केल गिरने से कोई मतलब नहीं, ये तो यहाँ सब सरकार का था। हमारा वोटर भी नहीं गया वोट डालने, क्योंकि क्या फायदा था डालने जब सरकार गुंडाई हो रही है, पैरामिलिट्री फोर्स गुंडाई कर रही है, सब गुंडाई कर रहे थे, तो इसलिए कोई फायदा ही नहीं था। तो इसलिए हमारा वोटर वोट डालने भी नहीं गया इस बार। अभी परमठ में एक सरकारी स्कूल था, उसका मामला हो गया था। सपा से विधायक अमिताभ बाजपेयी और सुरेश अवस्थी पूर्व विधायक प्रत्याशी रहे भाजपा से, दोनों क्या लगता है आपको कौन सही था कौन गलत था? देखिए, पहली बात तो उस मामले में मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन सुरेश को भी जो खबरें सुनने को मिली कि सुरेश को भी ये देखना चाहिए था, एक जनप्रतिनिधि है, उसका ऑलरेडी वहाँ टेंडर पास हो चुका है, जगह चिन्हित हो चुकी है, तो उसका वहाँ पे पूजन हो जाना चाहिए, कराना चाहिए था, उनको विरोध नहीं करना चाहिए था। और फिर ये उनकी अपनी आपसी लड़ाई है, वो विद्यालय सुरेश के घर के सामने है, इसलिए सुरेश वहाँ अपनी पेटी लगाए हुए कि पत्थर वहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक का ना लगे, हमारा लगे। तो इसलिए वो वहाँ सांसद जी से उन्होंने लिखवा के भिजवाया, लेकिन अभी तक उसका बजट नहीं आ पाया, ना जगह चिन्हित हुई, ना भी कुछ हुआ। इसलिए वो विवाद होना नहीं चाहिए था, क्योंकि बच्चों का मामला है, छात्रों की पढ़ाई होनी थी वहां पे। कोई ये तो था नहीं वहां पे कोई वो गेस्ट हाउस बन रहा है या धर्मशाला बन रहा है, वहां बच्चे पढ़ते थे। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने की व्यवस्था कोई भी दल का व्यक्ति करता है तो हम उसका स्वागत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, और ये करना चाहिए हर व्यक्ति को। 2017 में आपने बसपा छोड़ दी थी, आपने अपना दल ज्वाइन किया था, तो मतलब क्या कारण रहा कि आपने फिर से 2022 में अपना दल को छोड़ दिया था और दोबारा बसपा का दामन थामा था? देखिए, अपना दल भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू दल है। 17 में बहन जी ने मेरा टिकट हुआ था, उन्होंने मुझे इसी सीसामऊ से टिकट मेरा काट दिया था, इस वजह से मैं को नाराज भी था। मेरी अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया जी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये आपको हम सरकार में अपने उसमें दल में शामिल करके और आपको ठीक ठाक जगहों पर एडजस्ट करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसके बाद में यहाँ का समीकरण यह था कि सीसामऊ विधानसभा का कि ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं था। बहन जी ने मुझसे कहा कि मैं पुराना बहुजन समाज पार्टी का 94 से सदस्य हूँ, मान्यवर काशीराम साहब के टाइम से, इसलिए बहन जी हमको समझती भी हैं, जानती भी हैं कि हम उतने पुराने बहुजन समाज पार्टी के मिशनरी कार्यकर्ता हैं। तो बहन जी से हमने, उन्होंने कहा तो उन्होंने कहा चुनाव लड़िए, हमें चुनाव लड़े, उन्होंने टिकट दिया, सिंबल दिया, मैं यहाँ चुनाव लड़ा गया। 2003 में आपके ऊपर एक हमला हुआ था, कुछ खास जानकारी मेरे पास उसकी है नहीं, कृपया आप उसको विस्तार से बताएंगे? असल में 2002 में मैं चुनाव लड़ा था, और 2002 में चुनाव लड़ने के बाद बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। मैं चुनाव तो हार गया था, दूसरे नंबर पे था चुनाव में, समझे, क्योंकि हमारे चुनाव में बड़े दिग्गज लोग लड़ रहे थे। भारतीय जनता पार्टी से अनंत कुमार मिश्रा अंटू लड़ रहे थे, कांग्रेस से भूधर नारायण मिश्रा जी पुराने नेता थे, मैं बहुजन समाज पार्टी से था, समाजवादी पार्टी से हाजी मुश्ताक सोलंकी थे जो स्वर्गीय हैं, वो उस समय लड़ रहे थे। मेरी सरकार रही, सरकार में मैंने जनता का बहुत काम किया,
पार्टी के लोगों का अलावा अन्य सभी दलों के लोगों को, आम जनता के खूब काम किए थे। तो उसी से लोगों ने चिढ़ के 2003 में शूटरों को बुला के हमें गोली मरवाई, 7 गोली मारी गई, जिसमें मैं बहुत बुरी तरह घायल हुआ। घायल होने के बाद में ऊपर वाले की कृपा से मैं उसमें बच गया इलाज होने के बाद। लेकिन जिन लोगों ने किया, क्योंकि उन लोगों की यह उम्मीद थी कि मुझे 2004 में लोकसभा के चुनाव में बहन जी हमको लोकसभा चुनाव लड़ाने लिए कह रही थी, इसलिए मेरे ऊपर ये हमला कराया गया था। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से तो क्या आपके पार्टी के किसी व्यक्ति ने करवाया था ऐसा कुछ, कुछ हमारे पार्टी के भी लोग थे। कि आपकी टिकट 2004 में लोकसभा की ना हो? हाँ, हमारी पार्टी के भी लोग थे, उसमें पार्टी के ही लोग थे ही थे, और बाहरी लोग भी काफी लोग उसमें, तो जिनको खतरा था हमसे कि 2004 में मैं बड़ा अच्छा चुनाव बिल्लौर लोकसभा से लड़ूंगा, तब बिल्लौर लोकसभा थी, वहां लड़ने के लिए बहन जी ने मुझे संकेत भी दिए थे, और संकेत देने उसी संकेतों के बाद लोगों ने मेरे ऊपर हमला करवाया। और पार्टी के लोगों उसमें विशेष योगदान था, जो आज पार्टी में नहीं है, आज वो समाजवादी पार्टी में है वो लोग, तो इसलिए उन लोगों ने हमला करवाया था, तब बहुजन समाज पार्टी में ही लोग। लेकिन इन दिनों हम देख रहे हैं बसपा बहुत सक्रिय नहीं मानी जा रही है, तो उसका क्या कारण है? और बसपा सड़क पे आके नहीं कर, बसपा एक मिशन है, और उस मिशन के तहत हमारा कार्यकर्ता मिशनरी कार्यकर्ता है, वो अंदर अंदर मिशन किया करता है और मिशन चला करता है, जनता के बीच में जाया करता है और जनता से बराबर उनकी समस्या सुख दुख में शामिल रहता है। तो इसलिए बसपा कभी आपने देखा होगा कभी सड़क पे नहीं आती ज्यादा, और न सड़क पे आके कोई कार्य करती है, वो मिशन के ऊपर चलती है, उनका मिशन है अपना, तो उस मिशन को पूरा किया जाता है। इसलिए आप ये भूल जाइए कि बसपा बसपा पूर्ण बहुमत की भी सरकार रही, और सरकार 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही, तो इसलिए अब की बार फिर 27 में या 26 में चुनाव हुए, तो बहन जी 5वीं बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बनेगी। भीम आर्मी के लिए क्या कहना चाहेंगे? बड़ी सक्रिय होती जा रही है, तो आगे जाके क्या लगता है आपको कि बसपा का वोटर जो है वो भीम आर्मी की तरफ जा सकता है? देखिए, भीम आर्मी एक ऐसे व्यक्ति का संगठन है जो ना मिशन है, ना उनके कोई उद्देश्य है, ना उनके कोई कार्य हैं। उनके बारे में खुद उनकी एक प्रेमिका विदेश में बैठ के आरोप लगा रही है, इतने ज्यादा उन्होंने शोषण किया है, तो उस नाते उनको कोई पसंद नहीं करता बहुजन। अगर वो चुनाव लोकसभा जीते भी हैं, तो लोकसभा जिला समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया तो जीते, अगर गठबंधन ना होता तो चुनाव कहीं जीत ही नहीं सकते। तो इसलिए कितना उनका वो है, बहन जी ने उत्तर प्रदेश में हर वर्ग के लोगों को उन्होंने विधायक, सांसद और राज्यसभा भेजा है, तो इसलिए बहन जी की बात एक अलग है, बहुजन समाज पार्टी की बात अलग है। भीम आर्मी तो कहीं टिकी नहीं रही है, जो आज वो भीम आर्मी कहीं खड़ी हो सके। वो हल्ला करने के लिए तो तमाम लोग होते हैं, लेकिन जो धरातल पे है उसको आप लोग देखिए, भीम आर्मी कहीं नहीं है, ये आप भूल जाइए। ये तो हो गई बसपा की और भीम आर्मी की बात। आगे हम आते हैं सपा और भाजपा को लेके। सपा के लिए क्या आपके विचार हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का तो हमेशा से वो रहा है कि गुंडागर्दी, अराजकता, अगर सुशासन करता है कोई तो बहन जी, और आज भारतीय जनता पार्टी के शासन में लॉ एंड ऑर्डर कहीं है नहीं, अधिकारी दबाव मानते नहीं कोई, और अराजकता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, लूट, मर्डर, बलात्कार इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आप लोग खुद देखते होंगे। और भारतीय जनता पार्टी कभी भी, जिससे पहले भी जब भी सत्ता में आई, तो उसका शासन पे, अधिकारियों पे कभी पकड़ नहीं रही है, और ना पकड़ वो बना पाए। पकड़ केवल अगर शासन चलाते हैं तो हमारी बहन कुमारी मायावती चला पाती, कोई दूसरा न। समाजवादी पार्टी में तो गुंडाई खुलेआम होती है। भारतीय जनता पार्टी का तो इतिहास आप देख ही रहे हैं, 10 साल से 9 साल हो रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है, आप लोग खुद देख रहे हो। पुलिस तो हर जगह जिसके चाहती उसकी बेइज्जती करती, खूब वसूली हो रही है, सारे जगहों पे तहसील हो, चाहे जो भी विकास प्राधिकरण हो या कहीं भी हो, नगर निगम, हर जगह वसूली बिना कोई काम नहीं होता। इसलिए कहीं ना भले जीरो टॉलरेंस है, लेकिन उनका कहीं उस चीज में कोई भी पकड़ नहीं है, आप मान चलिए। सपा और भाजपा दोनों एक ही जैसे, उनका शासन, लॉ एंड ऑर्डर पे कोई पकड़ नहीं होती कभी। तो आपके हिसाब से करप्शन किसमें ज्यादा, सपा में कि भाजपा में? भाजपा में ज्यादा करप्शन है, सपा में कम था। सपा में गुंडा ही थी, गुंडागर्दी से वो लोग काम करा लेते थे, तो करप्शन वहां भी था। करप्शन तो दोनों जगह था। आज बहन जी ने, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, पुलिस भर्ती बहन जी ने की थी। अगर कोई पुलिस वाला उस समय भर्ती वाला अगर कह दे कि हमसे पैसा लिया गया, तो जो बताइए मैं हट जाऊंगा। या बहन जी के टाइम में जो भी भर्तियां हुई हैं, बैकलॉग की भर्ती हुई, जो भी भर्ती हुई है, बाकी लोग तो नौकरी भर्ती नहीं करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी आउटसोर्सिंग में चुटपुट लगा देती और थोड़े दिन बाद हटा देती उनको, और उनसे पूछिए कितना पैसा लोग दे रहे हैं,
लाख लाख 2-2 लाख 5-5 लाख रुपए दे के लोग भर्ती होते हैं और लोग वहां से उनको तनख्वाह से उनका पैसा तक नहीं निकल पाता और हटा दिए जाते हैं। तो इसलिए बसपा में बहन जी सबसे ज्यादा नौकरियां देती और सबसे ज्यादा लोगों को जनता का ख्याल रखती है। बसपा में करप्शन नहीं था? नहीं, करप्शन बिल्कुल नहीं था। अगर आप देखेंगे बसपा में कहीं करप्शन आप बता दें, कहीं करप्शन नहीं था। बहुजन समाज पार्टी सरकार बहन जी का सुशासन रहता, समझे, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सरकार बहन जी बना के चलती। क्यों अधिकारी देखते होंगे आप बहन जी के टाइम में कितना तेजी में दौड़ के टाइम से 10 से 12 ऑफिस बैठ के जनता के काम करते थे। आज आप चले जाइए किसी ऑफिस में कोई अधिकारी मिल जाए। सीएम ग्रिड के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सीएम ग्रिड तो अब क्या कहें कि हमारे शहर के अंदर सीएम ग्रिड में पूरा शहर खुदा पड़ा और जितना घोटाला सीएम ग्रिड में है उतना घोटाला किसी योजना में नहीं होगा यहाँ उत्तर प्रदेश के अंदर। ये तो कह रहे हैं चौड़ी सड़कें चौड़े फुटपाथ बना के दे रहे हैं। चौड़ी सड़कें फुटपाथ बनाने कैसे बन रहे हैं आप देख रहे हैं घोटाले में। आप लोग देखिए उसकी गुणवत्ता जांचिए, गुणवत्ता जांची जाए भी देखो सारे घोटाले निकल आएंगे। क्या मटेरियल लग रहा हो, क्या काम हो रहा, लेकिन कोई बोल नहीं सकता। क्यों? उसमें जो सीएम ग्रिड का काम करवा रहे हैं वो शहर के जाने माने व्यक्ति हैं और प्रदेश के जाने माने लोग हैं, वो लोग काम करा रहे हैं सीएम ग्रिड के। इसलिए घोर भ्रष्टाचार सीएम ग्रिड में मचा हुआ। अच्छा, एक चीज जानकारी चाहिए। यदि कोई सड़क बन रही होती है तो उसका तय समय से समय सीमा निकल जाती है और मान लीजिए डेट 1 हफ्ते 2 हफ्ते या 1 महीने बाद वो सड़क बन के तैयार होती है, उसका जो जुर्माना लगता है लगभग कितने % लगता है और जुर्माना कहाँ जाता है? वो जुर्माना तो गवर्नमेंट के खाते में जाता है, लेकिन वो जुर्माना जब ठेकेदार का पेमेंट होता है तो उसमें जुर्माना डिडक्ट कर दिया जाता है जो उसका भुगतान होता है। लेकिन जुर्माना लगी कहाँ रहा है, जो काम ही नहीं हो पा रहा है, जब काम जब चल ही नहीं पा रहा, जुर्माना लगी नहीं रहा, सरकार खाते में जा ही नहीं रहा, तो सब वही उनके लोग हैं। इसलिए आप कहीं उठा के देखिए कहीं जुर्माना लगाओ। 2027 तक स्मार्ट सिटी बन पाएगा कानपुर? 2027 तक स्मार्ट सिटी कानपुर बन जाएगा? 2030 तक नहीं बन पाएगा, 27 की बात कर रहे हैं। पूरा शहर खुदा पड़ा हुआ खुदा ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी कि आगे हमारी सरकार बनाइए, हम पूरा शहर स्मार्ट सिटी का इसको बंगलौर और चंडीगढ़ बना देंगे। कुछ करना है नहीं इनको, केवल कहने केवल जुमलेबाजी करनी है इनको भारतीय जनता पार्टी को। ये थे हमारे साथ सीसमो विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रहे रजनीश तिवारी जी। आगे अपनी नई श्रृंखला में देखते हैं किन नेताजी को लेके आते हैं नई चर्चा को लेके। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, अनमोल भारत।